भी ऊपर आपके पास। अगर इन्हीं ब्लेड्स को मैं यहाँ टॉप पे चला जाऊँ, इधर से मैं देखूँ ऊपर से, यहाँ ऊपर टॉप से मैं अगर देखूंगा तो मेरे पास जब वो ये इस तरह नजर आएंगे, ये वाले ब्लेड्स हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनकी ये एरोडायनामिक शेप होती है। तो ये मेरे पास इस तरह करके ये स्टेटर का ब्लेड मुझे नजर आ रहा होगा, उसकी ये इस तरह की शेप होगी, और इसी तरह जो मेरे पास ये रोटर के ब्लेड की ये इस तरह की शेप होगी, ये मुझे नजर आ रहा होगा। ठीक है, बाकी इसके 3 वेलोसिटीज हैं जिसको हम यहाँ पे डील करते हैं। एक का आपके पास क्या, वो फ्लो वेलोसिटी, फ्लो को मजीद फिर हम आगे 2 में डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट फ्लो वेलोसिटी और रिलेटिव फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा एक तो ये था, तो ये 2 वेलोसिटी होंगी, 1 2। तीसरी जो है वो है ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी। जब ब्लेड जो है वो मूव कर होता है, ब्लेड टेंजेंशियल या यूं सर्कमफरेंशियल भी कह लें आप, वेलोसिटी। ठीक है, तो जो ब्लेड है उसका कोई पॉइंट ले लें, मिड स्पैन ले लें, टॉप ले लें, तो उसकी भी एक सर्टेन ट्रांसलेशनल जो है वो एनर्जी, सॉरी ट्रांसलेशनल उसकी वेलोसिटी होगी, उसको हम जो है ब्लेड टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। इस एब्सोल्यूट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को सी से, और एब्सोल्यूट की जो रिलेटिव वेलोसिटी को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ब्लेड की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको हम सिंपल यू से, सॉरी यहाँ पे यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास इसी तरह ये 1 आपके पास यहाँ पे जो 1 है, 1 क्या है, जब आपके पास ये वाला पॉइंट है, जब आपके पास इन हो रहा होता है, जब फ्लो इन हो रहा है उस मशीन में, एग्जैक्टली उस स्टेज, तो ये हम इसको एक स्टेज बोलते हैं इस मशीन को, यानी कि एक स्टेज क्या है, स्टेटर प्लस रोटर मिलके ये एक स्टेज मशीन की बनती है। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, स्टेटर रोटर ये एक स्टेज हो गई, उसके बाद फिर आपने वो देखा होगा ना, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीरीज ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं, जो आपको लास्ट टाइम पिक्चर्स दिखाई थी। तो इसी तरह आपके पास फिर आगे एक स्टेटर फिर रोटर आएगा, फिर स्टेटर फिर रोटर, तो एक स्टेटर और एक रोटर मिलके ये एक जो है आपके पास एक स्टेज बनती है। तो एक टरबाइन या कंप्रेसर के अंदर मल्टीपल स्टेजेस हो सकती हैं, दैट कैन बी लाइक 1 2 3 4 जो भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक डीना से कॉल आ रही है, मैं आपको जो है ना वो एक मिनट बताता हूँ, फिर कॉल में जरा ले लूँ बस। अच्छा स्लाइड आपको नजर आ रही है ना स्टिल? अच्छा हेलो, स्लाइड नजर आ रही है ना? यस सर। सही है। अच्छा
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी किस्म की। फिर हम आगे मूव करते हैं डिफरेंट जो लॉज है बेसिकली कंजर्वेशन लॉज, जिसकी बेस के ऊपर हम एनर्जी इक्वेशन डेवलप करते हैं, स्केलर इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि मास नीदर कैन क्रिएटेड या नॉट डिस्ट्रॉयड। आपके पास कोई मशीन है, ये सिंपल स्कीम है, ये स्कीमेटिक, ये आप बेसिकली उसकी बाउंड्री बनी हुई है आपके कंट्रोल वॉल्यूम की सिस्टम की। एक तरफ से मैस इन आ रहा है, दूसरी तरफ से आउट हो रहा है। अगर ये स्टडी स्टेट पे ऑपरेट कर रहा है तो एग्जैक्टली जो 1 पे इन होगा भाई आउट पे आपके पास 2 पे आउट हो होगा। तो ये सिंपली आपके पास जो m डॉट है, ये रो सी वी होता था ना, रो ए वी सॉरी, ये बेसिकली वही एक्सप्रेशन आपके पास है। डेंसिटी है, एरिया है, और वेलोसिटी कौन सी थी? वेलोसिटी होती थी तो वी लेते थे वो हम एक्चुअली वेलोसिटी किसी भी जो है वो नॉर्मल टू द एरिया होती है, ये वो वाली वेलोसिटी होती है। इसलिए इसको यहाँ पे सी एन रिप्रेजेंट, क्योंकि सी आपके फ्लो की वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो हो गई। तो हमेशा हम जो जब भी मैथ कैलकुलेट करेंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेंगे। ये भी आपको लास्ट टाइम बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो है जो अपने स्टेटर के पर्सपेक्टिव से, अगर आप उसको जो है रेफरेंस एज ए स्टेटर लेते हैं तो आपके पास जो फ्लो की वेलोसिटी है वो आपके पास एब्सोल्यूट फ्लो वेलोसिटी है। और अगर आप रोटर के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो फिर जो आपकी जो वेलोसिटी है फ्लो की वो रिलेटिव है। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग ये सी एब्सोल्यूट फ्लो वेलोसिटी हम लोग यूज करते हैं। तो ये 1 = 2 आपके पास है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही फर्स्ट टर्म थर्मोडायनेमिक्स है, सिंपल उसी का एक्सप्रेशन। वो बेसिकली क्या है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपके पास डेल्टा डेल्टा ई, हमारे पास एक्सप्रेशन ये हमारे पास जेनेरिक हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है। ठीक, अब इसमें जो डीई है ये क्योंकि हमारे पास ओपन सिस्टम है, टरबाइन की हम बात करें तो ओपन सिस्टम में हमारे पास जब वो तीनों हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, हमारे पास इसी तरह जो है इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी आती थी। वो इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी एंथैल्पी में आ गई आपके पास, और जीडीजी आपके पास, ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसमें नेग्लिजिबल अज्यूम कर रहे हैं, अगर करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये इस तरह का बनता है। लेकिन अगर मजीद अगर हम देखें, हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो अगर इसको भी अगर हम लें पोटेंशियल एनर्जी इंपैक्ट को भी अगर इसको भी हम नेग्लिजिबल हम अज्यूम करते हैं तो इस सिनेरियो में, और इसी तरह हमारे पास ये जो मशीन्स हैं इनमें हमारे पास क्या होता है कि हीट इंट्रैक्शन भी टरबाइन में करवाना मकसद नहीं है। तो हमारे पास वही जो जेनेरिक जनरल एक्सप्रेशन जो हमने ऑलरेडी हमने पढ़ा था हमारे पास जो है वो बेसिकली इस फॉर्म में था। बल्कि एक सॉरी आई मिस द पॉइंट, बेसिकली वो ये है कि ये जो DH0 है सॉरी, ये बेसिकली आपकी स्टैटिक एंथैल्पी नहीं है। जिस एंथैल्पी की हम बात कर रहे थे ना अभी इससे पहले पावर प्लांट की क्लास में बात करते हैं, या सिंपली आमतौर पर हम जो एंथैल्पी हम लोग लिखते हैं वो जो ऊपर भी हमने अभी पढ़े पावर प्लांट में पढ़ा था, वो उस एंथैल्पी को हम स्टैटिक एंथैल्पी कहते हैं। ये स्टैटिक नहीं है, सॉरी, ये है आपके पास है स्टैग्नेशन एंथैल्पी कहते हैं, या टोटल एंथैल्पी भी इसको कहते हैं, स्टैग्नेशन या टोटल एंथैल्पी। ठीक है, तो ये जो आपके पास टोटल और स्टैग्नेशन, या सिंपली मैं स्टैग्नेशन बोलता हूँ, स्टैग्नेशन का आपको आइडिया है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज का, या स्टैग्नेशन स्टेट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं, और सिंपल स्टैटिक का डिफरेंस का आइडिया है? जब फ्लूइड किसी बॉडी को हिट करता है तो वो स्टैग्नेशन पॉइंट होता है। एग्जैक्टली तो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज उनकी बेसिक जीरो हो जाती है। बेसिक डेफिनेशन इसकी है क्या? जीरो वेलोसिटी। बिल्कुल, बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक एयर फ्लो कर रही है, उसका अपना सर्टेन टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा। आमतौर पे हम जब जिन प्रेशर और टेम्परेचर की बात करते हैं ना, ये हम लोग स्टैटिक प्रेशर टेम्परेचर की बात करते हैं, मेंशन नहीं करते क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनका मतलब यही होता है। ठीक है, लेकिन वो जो फ्लो को अगर मैं आइसेंट्रोपिकली स्टॉप करूं, आइसेंट्रोपिकली उसको मैं स्टॉप कर दूं, या जैसे क्या कहते हैं स्टैग्नेट कर दूं आइसेंट्रोपिकली, ये बेसिकली वर्ड मार्क कीजिएगा कि आइसेंट्रोपिकली। आमतौर पे हमारे फ्लो जब किसी सरफेस को टकराते हैं तो रियलिटी में वो आइसेंट्रोपिक नहीं होते। ठीक है,
तो वो एक डिफरेंस है। अगर मैं एसिम्प्टोटिकली उसको मैं स्टॉप करूं, यानी कि ऐसी एक परफेक्ट डिफ्यूजर बनाता हूं। डिफ्यूजर का मकसद क्या होता है? वेलोसिटी को डिक्रीज करना। इस परफेक्ट डिफ्यूजर बनाया, उस फ्लो को क्या किया है? एसिम्प्टोटिकली ऐसे सब स्टॉप कर दिया। तो वो जो स्टॉप होगा उससे क्या होता है? डिफ्यूजर के अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी किस में? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है ना। नोजल में क्या होता है कि आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी कम हो रही होती है, यानी कि प्रेशर कम हो होता है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। डिफ्यूजर में रिवर्स है, अब हमें तो डिफ्यूज करना है, उसको स्टैग्नेट करना है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? स्टैग्नेट एसिम्प्टोटिकली कर रहे हैं, तो क्या करें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो बेसिकली क्या होगा? एक्चुअल में वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस एनर्जी की फॉर्म में गई है? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। और इंटरनल एनर्जी क्या है? बेसिकली आप प्रेशर और टेम्परेचर देखें, आपके पास बढ़ जाएंगे उसके। तो वो जब एसिम्प्टोटिकली जब वो स्टैग्नेट होगी तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उनको हम कहते हैं स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं, कि इवन उनको हम टोटल प्रॉपर्टीज भी हम कहते हैं, यानी कि लेट्स स्टैग्नेशन एंथैल्पी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन प्रेशर। ठीक है, इसी तरह वो उसको हम जो है वो टोटल प्रेशर या टोटल जो है टेम्परेचर या टोटल एंथैल्पी भी हम कहते हैं। तो अगर मैं इसी तरह, तो हमारे पास जो है बेसिकली क्या हुआ कि वो जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको हमने कन्वर्ट किया, तो वो हमारे पास टोटल आ गई। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास कोई भी फ्लो जो मूव कर रहा है, उस मूव करते हुए उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज प्लस जो डायनामिक वाली पार्ट उसमें कन्वर्ट होता है ना, तो प्लस डायनामिक यानी काइनेटिक एनर्जी को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास वो टोटल आ जाएगी। अगर उसको मैं यहाँ पे लिखूं तो बेसिकली क्या आएगा, यानी कि हमारे पास किस तरह का कि सिंपल स्टैटिक है, ये तो स्टैटिक है ना, तो स्टैटिक और जो हमारे पास होती हैं ये स्टैग्नेशन, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या बनेगा? यानी कि जो स्टैग्नेशन थी वो एच नॉट इक्वल टू क्या होगी? या मैं अगर सिंपली चले इसको इस तरह का एग्जांपल देता हूँ। ये लेस पर डिफ्यूजर है, यहाँ पे सर्टेन ये 1 पॉइंट है और ये आपके पास इस तरह 2 पॉइंट है। अब 1 पॉइंट के ऊपर आपके पास लेस पर जो थी उसकी क्या, उसकी जो एंथैल्पी लेस पर H1 थी और उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ना हाफ, जब वो क्या होगी हाफ लेस पोज ये फॉर एग्जांपल मैं सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे C1 उसके ये होगी। आउट के ऊपर उसके क्या होगी? आउट के ऊपर इसकी हो जाएगी जी H2 हो जाएगी, क्योंकि आउट के ऊपर हमने क्या किया? हमने ये अज्यूम किया कि जी यहाँ पे हमने क्या टोटली स्टैंडर्ड कर दिया, यानी कि C2 इज इक्वल हमने क्या कर दिया? हमने 0 कर दिया। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरह में क्या हुआ कि H2 इज इक्वल टू, फिर आपके पास क्या आएगा? अगर अब इस पे हम डिफ्यूजर में करते हैं, इसको फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स अगर मैं लगाता हूं तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो यहाँ पे ना तो हम वर्क ना हीट दे रहे हैं, ये दोनों 0 होते हैं। तो मीन क्या हुआ था? डेल्टा E इज इक्वल टू आपके पास 0 है और डेल्टा E हमारे पास क्या है? E2 माइनस E1 अगर जो है वो हमारे पास क्या है? E2 और E1 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कोई इफेक्ट उसको हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं, उसको लीव आउट कर दें। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या बचता है? इंटरनल एनर्जी बचती है और फ्लो वर्क बचता है और काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क को तो हमने एंथैल्पी में कर दिया, तो चले वो एंथैल्पी आ गई, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? अब जब 2 की प्लस हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर तो सिर्फ उसकी टोटल एनर्जी वो H2 बचती है और यहाँ पे ये माइनस जो 1 है, 1 क्या थी? H1 प्लस हाफ C1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि H2 इज इक्वल टू H1 प्लस हाफ C1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये H2 जब हमारे पास क्या है उसको मैं स्टैग्नेशन कह रहा हूँ ना, तो इसको H02 कह देता हूँ या H0 सिंपल कह देता हूँ। इसमें मीन क्या हुआ? या अगर मैं सिंपली इसको उस हिसाब में बात करूं तो ये मैं सिंपल इसको ये से लिखता हूँ। इसमें क्या हुआ कि कहीं पे भी जो स्टैग्नेशन है वो क्या होगी? इक्वल टू क्या होगी? H प्लस हाफ C स्क्वायर। ये बेसिक रिलेशनशिप होगा। इस चीज को अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने? समझे बात को? ठीक है, अच्छा अब यही चीज इसमें आपके पास क्या है? वही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स का ओपन सिस्टम के लिए। DH0 के अंदर क्या है? वो H भी है
और हाफ सी स्क्वायर किनेटिक एनर्जी भी इधर आ गई, एच भी इधर आ गई, पीछे सिर्फ बचती जी डी जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बचती है, ये वो आ गई है, बाकी क्यू माइनस डब्ल्यू। अब इस एक्सप्रेशन को मजीद जब हम इसको करते हैं, इसमें क्या कर जी डी जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट जो है वो आपके पास बहुत नेग्लिजिबल है। अभी हम टरबाइन की बात कर रहे हैं ना, तो टरबाइन में क्या है, प्रेशर एनर्जी जो उसका फर्क बहुत कम है, 1 से 2 जब जाते हैं कोई उसमें चेंज नहीं आ रही, प्रेशर एनर्जी में नेग्लिजिबल चेंज है, हीट लेना उसका कोई काम नहीं है, तो ये दोनों जीरो हो जाते हैं, तो सिंपल आपके पास W इक्वल क्या रह जाता है, W इक्वल टू m डॉट डेल्टा एच, m डॉट डेल्टा एच आपके पास क्या वो H01 माइनस H2, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास बचता है। यही थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा एक्सप्रेशन ये था, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये था कि वहां पे क्या था, वहां पे H1 माइनस H2 ये आपके पास आता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या है H01 माइनस H2, क्योंकि इसके अंदर अब क्या है वो डायनामिक्स वाले इंपैक्ट को वहां पे नेग्लिजिबल अज्यूम करता है, यहाँ उसको नेग्लिजिबल अज्यूम नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी के इंपैक्ट को इंक्लूड किया जा रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आता है उसको भी ये यहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। ठीक है, समझ आइए बात की। बाकी ये आपके पास वर्क प्रोड्यूसिंग मशीन्स है, ठीक है, अगर वर्क आपके पास यहाँ पॉजिटिव है, ये वर्क पॉजिटिव कब आएगा, ये वर्क बड़ा कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब H01 ज्यादा होगा H02 से, इसमें क्या हुआ H01 ज्यादा और H02 कम है तो वर्क ज्यादा होगा, तो इससे मतलब क्या हुआ कि H01 यानी कि 2 की तरफ जब जा रहे हैं तो 2 अगर कम है तो मतलब क्या हुआ कि जो 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 आप फ्लो नीचे आगे आगे जाता जा रहा है उसकी एनर्जी कम होती जाती है, तो फ्लो की एनर्जी कम कैसे होती है, जब उसमें से वर्क आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी सूरत में ना, तो जब इसमें क्या हुआ कि ये वर्क एक्सट्रैक्टिंग वाली मशीन है, तो वर्क जो एक्सट्रैक्ट करती है मशीन या ठीक है वो हमारे पास क्या होती है, वो टरबाइंस होती है, जिसको वर्क प्रोड्यूसिंग हम कहते हैं, एक्चुअली वो क्या है वो वर्क एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, इसलिए आपका जो फ्लो जब आउट होता है तो उसकी एनर्जी या एंथैल्पी उसकी कम होती है। अगर ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव हो जाए उसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म बड़ी होगी H02 और H01, इसमें क्या हुआ कि जो फ्लो मूव कर रहा है अगर 2 की तरफ उसकी एनर्जी उसकी ज्यादा है 1 की निस्बत, इसमें क्या हुआ उसकी एनर्जी कैसे ज्यादा होगी, जब उसको एनर्जी सप्लाई की जाएगी, अगर तो इसमें ये हुआ कि ये वो मशीन है जो एनर्जी उसको सप्लाई करेगी, जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो क्या होता है पंप में या कंप्रेसर जो है ये एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको फ्लूइड को देते हैं, इनको हम कहते हैं वर्क अब्सॉर्बिंग, क्योंकि हमसे तो अब्सॉर्ब करना कि हमसे यानी कि ये वर्क लेते हैं और आगे जो है वो उनको आगे वर्क जो है वो फ्लूइड को डिलीवर कर रहे होते हैं, तो इस सिनेरियो में ये आपके पास ये वर्क आपके पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ये था कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। तीसरा लॉ जो है इन मशीन्स के लिए वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल ये न्यूटन्स लॉ जो फोर्स का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली मोमेंटम इक्वल टू फोर्स है। अब ट्रांसलेशन में तो आपके पास जो है वो जो है आपके पास सिंपली अगर इसी को अगर हम देखें यहाँ से जो मैस को जो आपके कॉमन निकालें तो ये हमारे पास क्या आता है, यानी कि सी एक्स, यहाँ से ये डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, ये एम डॉट हो गया, मैस रेट आ गया इनटू जो आपके पास ये सी एक्स वाई माइनस सी एक्स टू आपके पास आ गया, ये सिंपल वो फोर्स के सिनेरियो में। लेकिन ये जो एक आपके पास मोमेंटम में आपके पास लीनियर मोमेंटम भी होता है और एक आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है। इन मशीन्स में बेसिकली हम एंगुलर मोमेंटम के साथ हम लोग डील करते हैं, लीनियर मोमेंटम तो है ना कि लेट्स सपोज कोई भी स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, एक बॉल है वो फॉर एग्जांपल ये आपने वो इलास्टिक प्लेन्स भी आपने पढ़े होंगे, दूसरी बॉल को जब टकराई है तो इस तरह इसका मोमेंटम जो चेंज हुआ, इसी तरह जो दूसरी बॉल के साथ टकराई है उसको मोमेंटम जो ट्रांसफर हुआ, तो ठीक है, तो एक तो है वो लीनियर मोमेंटम, जब कोई भी फोर्स लगती है या तो एक बॉल ही पड़ी है उस बॉल के ऊपर लेट्स सपोज मैं स्ट्रेट में फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका जो है वो जो उसकी जो बेसिकली वो फोर्स किसकी इक्वल होगी, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जाएगी। इन मशीन में हम क्या करते हैं, मशीन में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मशीन क्या कर रही हैं, जो फ्लो आता है तो ये इस तरह मूव कर रही है, देखना ये यू शो कर रही है नीचे की तरफ इस तरह, तो ये जो इस तरह मूव कर रही हैं तो मेन ये क्या करती हैं, यहाँ से ये फ्लो को उस फ्लो का ये एक्सियल डायरेक्शन है, ठीक है, ये अलोंग द शाफ्ट एक्सियल डायरेक्शन है, तो ये एक्सियल डायरेक्शन से अवे यानी उस डायरेक्शन से जो है वो बेसिकली अवे करती है इस डायरेक्शन में, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन है या उसको पॉजिटिव डायरेक्शन है, बेसिकली ये ब्लेड उसको मूव करते हैं, ये देखें ना ये उसको उनको क्या करेगा, ये वाला लेस्पो ब्लेड ये क्या करेगा, उसको एक एंगल दे रहा है, एंगल पे फेंक रहा है, ठीक है,
तो ये जो जिस एंगल पे फेंकेगा इसका क्या मतलब है कि ये उसके एंगुलर मोमेंटम को एक्चुअली चेंज कर रहा है। ठीक, तो इन मशीन के मकसद यही होता है कि उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के थ्रू, उसी के थ्रू बेसिकली ये वर्क लेती हैं, ये वर्क देती हैं उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करके। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है, ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन है। ये आपके पास जिस तरह कोई भी एफ थीटा है, सपोज ये यहाँ पे आपके पास ये आर्म है, इसके अगेंस्ट ये रोटेट कर रहा है, ये आपके पास आर है और इसके ऊपर ये इसी तरह ये एफ थीटा ये अप्लाई हुआ ये आता है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में ये बेसिकली ये रोटेट करता है। तो बेसिकली ये सिंपली उसी चीज का एक्सप्रेशन है। तो आपके पास इस एक्सप्रेशन को जिस तरह यहाँ पे था बेसिकली इसी तरह इस एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस द चेंज इन मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज ड्यू टू द चेंज इन टेंजेंशियल फ्लो वेलोसिटी। इस सिनेरियो में आपके पास ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आपके पास आएंगे ये सी थीटा। जब ट्रांसलेशनल थी तो अब लेट ये बॉल थी तो एग्जैक्टली हम एक्स की फॉर्म में बात कर रहे थे, सी एक्स की फॉर्म में। लेकिन जब आपके पास एंगुलर आएंगी तो अब यहाँ पे ये है इसी तरह, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा। तो ये इसलिए ये थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में आपके पास जो भी ये अप्लाई आपके पास हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास है ये किस फॉर्म में, ये आपके पास ये सी थीटा की फॉर्म आपके पास आ रहा है। तो सी थीटा बेसिकली क्या है, सी थीटा अगर यहाँ पे मैं इधर देखूं इस जगह पे तो ये जो सी है ना, इस सी के जो ये कंपोनेंट्स हैं, इस सी के दो कंपोनेंट्स हैं। ये मैं चलो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा और इस सी के दो कंपोनेंट्स हैं। ये इसका सी एक्स होता है और ये इसका क्या है, ये इसका अगर इसको मैं रिजॉल्व किया तो ये मेरे पास सी थीटा है। तो उसका जो है वो ये जिस डायरेक्शन ब्लेड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में बेसिकली ये फ्लो का कंपोनेंट वो सी थीटा में उसको कहते हैं। तो ये हमारे पास R1 सी थीटा 1 इसी तरह R2 सी थीटा। अच्छा, अब R1 1 और 2 क्या है, 1 और 2 हमारे पास है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल, हम आमतौर पर ये इसको अप्लाई करते हैं भाई क्योंकि हमारे पास जो वर्क इंटरेक्शन है मेनली वो हमारे रोटर के क्रॉस होती है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज कोई ब्लेड मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये ब्लेड है, ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है जब फ्लो, तो ये शेफ्ट है, उसका सेंटर है, तो जब वो फ्लो इसका टकराएगा तो इसको वो करेगा मूव करेगा, तो उसके रिजल्ट में आपके पास इसको हम 1 कहते हैं, ये 1 है एग्जैक्टली। जब वो इसके साथ ये बेसिकली ये बिल्कुल ब्लेड के ऊपर होता है, वो वाला पॉइंट है बेसिकली समझ आप, यानी कि एग्जैक्टली ये 1 है और ये इसी तरह ये आपके पास 2 है। तो यहाँ पे ब्लेड के जो आर होगा, आर क्या होगा अगर इसके मूव कर तो ये आपका आर है, ये R1 होगा और ये सेंटर है ना, यहाँ सेंटर से ठीक है इस पॉइंट से, इसी तरह आपके पास ये R2 आपके पास होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं R1 और R2 इस डायग्राम में तो आपको सेम लग रहे हैं लेकिन दे कैन बी डिफरेंट। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा हो, ये ब्लेड की शेप हो, इस सिनेरियो में आपके पास क्या होगा, ये R1 है और ये आपके पास यहाँ पे ये R2 ये और इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी है वो आपके पास सी थीटा 1, यहाँ पे जो वो आपके पास सी थीटा 2। क्लियर? तो ये बेसिकली इस तरह ये इनका जो डिफरेंस इनटू एम डॉट। अच्छा, अब तीनों लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन तीनों को आप हम लोग यूज करेंगे। अब वर्क आपके पास क्या है, वो वर्क हमारे पास है जिस हमारे पास एग्जैक्टली ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो mg इनटू हमारे पास ओमेगा है। जिस तरह हमारे पास एग्जैक्टली वो एनालॉजी है रोटेशनल की, जिस तरह हमारे पास वो वर्क होता है ट्रांसलेशन मोशन की अगर हम बात करें तो वर्क हमारे पास क्या होता है उस सिनेरियो में, हमारे पास वर्क हमारे पास क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अब एंगुलर मोमेंट ऑफ मोमेंटम आएगा, वहां पे वो ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इनटू हमारे पास क्या आएगा, ये एंगुलर हमारे पास जो है वो बेसिकली वेलोसिटी आएगी। तो ये हमारे पास वो जेनेरिक है, हमारे पास वर्क एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब इसी में बेसिक सिंपल अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास वर्क
क्या था, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो प्रिंसिपल कहता है, वहां से हमारे पास ये फॉर्म ये आया था एक्सप्रेशन, तो हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया। बाकी mg जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन जो पिछली इक्वेशन थी, वहां से हमारे पास ये m डॉट इनटू r1 c थीटा 1 माइनस r2 ये वो आ गया, और बाकी ये ओमेगा ये हमारे पास आता है। तो सिंपली आप इसमें ये इन एक्सप्रेशंस को हम पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूटिंग और ओमेगा बाय द टेंजेंशियल स्पीड u एंड एलिमिनेटिंग m डॉट ये। अच्छा, अगर m डॉट्स दोनों तरफ है, ये सिंपली कैंसिल कर दें आप इसको, ये तो कैंसिल हो गया था, h01 माइनस h02 इक्वल टू ये रह जाएगा। अब इसमें मजीद क्या है, इसमें मजीद ये है कि आपके पास जो w है वो आपके पास क्या है, जो w सॉरी ओमेगा अंदर अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा r1 ओमेगा इंटू सी थीटा 1। ओमेगा जो है ये ओमेगा थ्रू आउट सेम है। लेट्स सपोज जिस तरह ये ब्लेड था हमारे पास, ये किधर गया, ये ब्लेड था, अब जब ये मूव कर होता है, ये लेट्स सपोज ये डायरेक्शन ऑफ आर्म उसकी, तो ओमेगा तो थ्रू आउट सेम है ना, उसका डिफरेंस तो r के साथ नहीं है। हाँ, जो u है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ r ज्यादा है, यहाँ u की वैल्यू ज्यादा होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी की, यहाँ कम है, यहाँ कम होगी, वो जब रोटेट करोगे तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वो r पे डिपेंड करती है, लेकिन अदरवाइज ओमेगा तो सेम है। तो लिहाजा r1 ओमेगा 1 क्या होगा, वो u1 हो जाएगा, r2 ओमेगा 2 जो ये पॉइंट ऊपर होगा वो हमारे पास हो गया u2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये और ये ओमेगा जो वो इधर इधर भी आ जाएगा और इधर भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये u1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये u2 हो जाएगा। तो ये यही एक्सप्रेशन है u1 c थीटा 1 माइनस u2 c थीटा 2, ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास बनती है, और ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, वन ऑफ द फेमस इक्वेशन, इसको आयलर टर्बाइन इक्वेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये जो टोटल एंथैल्पीज का डिफरेंस है, ये एंथैल्पीज किसकी हैं, फ्लो की एंथैल्पीज है ना। तो जो फ्लो जो भी गुजरेगा जिस मशीन में से, उस मशीन में से जो उसकी एंथैल्पी, जो टोटल एंथैल्पी में जो चेंज है वो क्या होगा, वो इक्वल टू होगा उसके जो इनलेट के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसका टेंजेंशियल वेलोसिटीज और फ्लो की एब्सोल्यूट वेलोसिटीज का माइनस इसी तरह जो है टेंजेंशियल वेलोसिटीज और एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट, इनके डिफरेंस के इक्वल होगा उसका जो एंथैल्पीज, जो टोटल एंथैल्पीज का डिफरेंस होगा, ठीक है। ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है ना ब्लेड्स की, जी बिल्कुल वो मशीन की एंगुलर वेलोसिटी है बेसिकली, ठीक है, जिससे वो रोटेट कर रही होती है, तो ये ओमेगा हमारे पास है, ठीक है। तो लेट्स पर ये उसके ऊपर ये ब्लेड है, तो ये रोटेट कर रहे होते हैं ये ब्लेड्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें a change in total enthalpy is equivalent to a change in tangential flow speed and or tangential engine speed। ये वही अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू क्या होगी उसकी टेंजेंशियल चेंज इन टेंजेंशियल फ्लो स्पीड एंड और टेंजेंशियल एंगल स्पीड। टेंजेंशियल फ्लो स्पीड ये उसकी ये, अच्छा एक और बात, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये कौन सी है, सी में भी हमने डिफरेंशिएट दिया, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, यानी फ्लो की फ्लो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, लेकिन इसके आगे फिर हमने दो इसके वो थे, इसके एक क्या था, एक इसका था एक्स वाला वो एक्सियल वाला है, और एक इसका सी थीटा वाला है। सी थीटा वाला कौन सा है, वो है आपके पास जो है वो टेंजेंशियल वाला। तो ये तो टेंजेंशियल फ्लो स्पीड वो क्या होगी, ये हमारे पास ये यही तो सी थीटा है, और टेंजेंशियल एंगल स्पीड क्या है वो हमारे पास ये यू। तो ये बेसिकली इनके साथ है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा एक और इम्पैक्ट कि अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दो चीजों की आ रही है, यू की और सी थीटा की आ रही है। अब अगर ऐसी मशीन हो जिसमें लेट्स सपोज फॉर इंजन विद लिटिल चेंज इन मीन रेडियस, अगर रेडियस में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, लेट्स सपोज जिस तरफ फॉर एग्जांपल मैंने पहले मशीन बनाई कि ये आपकी शाफ्ट का सेंटर है, ऊपर ये ब्लेड बना हुआ है और ये तकरीबन ये स्ट्रेट ही अगर आ रहा है, तो वहां पे तो R1 और R2 दोनों तकरीबन सेम होगी, ये सेम हो गए। जब ये सेम हो गए तो मीन क्या हुआ, U1 और U2 भी तकरीबन सेम हो गए। तो जब आपके पास U1 U2 सेम है, तो अब उस सिनेरियो में क्या है, सी थीटा 1 और सी थीटा 2 में जो डिफरेंस आएगा वो मेनली प्ले कर होगा आपके किस में, कि एंथैल्पी में जो टोटल चेंज, टोटल एंथैल्पी में जो चेंज है ये है क्या, ये तो हमें ये हमें क्या बताता है, जो टोटल एंथैल्पी में जो चेंज है उस मशीन का, ये हमने यहाँ पे हमने बात की थी ये वाला, कि ये हमें यही बताता है जो टोटल एंथैल्पी में चेंज है कि आपके पास वर्क प्रोड्यूस, आप वर्क उससे ले रहे हैं, ये उससे वर्क दे रहे हैं ना, यही है। तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कोई मशीन है वर्क ले रही है, दे रही है, तो अब उस वर्क लेने या देने का
जो है उसके पास दो पैरामीटर है जिसके साथ वो प्ले कर सकती है। एक तो ये कर सकती है, लेट्स सपोज यू कांस्टेंट है, यू में चेंज नहीं आ रहा, तो अब उसके पास प्ले करने का क्या मेथड है कि वो उसकी टेंजेंशियल फ्लो वेलोसिटीज को चेंज करे। तो जितना ज्यादा इनमें डिफरेंस आएगा इतना ही जो है वो उसकी फ्लो की एंथैल्पीज में डिफरेंस आएगा, यानी कि फ्लो जो है उसमें पावर ऐड हो रही होगी या इतनी ही ज्यादा उसमें से एक्सट्रैक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो वो पावर इंटरेक्शन जो है फ्लो के साथ वो इन द फॉर्म ऑफ सी थीटा। तो ये फिर आमतौर पे एक्सियल मशीन इन्हें हम कहते हैं, ये जिनमें U1 और U2 सेम होते हैं, R सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सी थीटा में चेंज फिर कैसे आ सकती है, सी थीटा में चेंज ऐसे आ सकती है। अब ये C है 2 और C3 है, तो यहाँ पे सी थीटा का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सी थीटा क्या आपके पास, ये सी थीटा, ये आपके पास सी थीटा इधर है, और यहाँ पे सी थीटा के पास क्या है, यहाँ आपके पास ये स्मॉल सा सी थीटा के पास आ होगा, ये थोड़ा नेगेटिव इधर, ये सी थीटा ये आ रहा है। तो जितना ज्यादा आप क्या करें, इसमें यही है कि जितना फ्लो को आप टिल्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा उसको मूव कर रहा है, इतना ही ज्यादा बेसिकली क्या होता है एक्सियल मशीन में फिर क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा इस एंगल को सी के, इस एंगल्स को इधर से इधर, ये इधर से इसको जितना ज्यादा चेंज करेगा, ये इन पे आउट के ऊपर जितना ज्यादा चेंज करेगा इतना ज्यादा फिर इसमें क्या हुआ, सी थीटस में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहा है, मिली इस डायरेक्शन के साथ वो प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसके जो मेनली कंपोनेंट में जो डिफरेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास वो फ्लो कंडीशन कर रहा है, उसकी एंथैल्पी चेंज कर रहा है। एक तो ये मेथड था, और इसको क्या कहते हैं, फ्लो स्पीड ब्लेड्स आर बोर्ड मतलब यही है। अब इसको अगर चेंज करना है तो उसने क्या करना है, ब्लेड्स को इतना ज्यादा ये ब्लेड की शेप के साथ ही करेगा ना, इतना ज्यादा, मैं इसको और ज्यादा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता, उससे क्या होता, सी इतना निकला, तो उसमें और ज्यादा देखें, अब यहाँ पे ये मेरे पास सी थीटा, ये मेरे पास सी थीटा आ जाता, ये सी थीटा 2, तो ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो इतना ही ज्यादा और ज्यादा ये मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने और ज्यादा इसका सी थीटा का डिफरेंस बढ़ाया, जब और ज्यादा बढ़ाया इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो एंथैल्पीज का डिफरेंस वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको करते हैं, एंड देयर आर आल्सो सर्टेन अदर फैक्टर्स। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इसको सी थीटा 1 सी थीटा 2 की बजाय आप एक और भी ऐसे मशीन भी होते हैं जिनमें क्या है कि आपका आर में चेंज बहुत ज्यादा है। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देने कि इंपेलर का लिए हाफ ब्लेड बनाया हुआ है, ये शाफ्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंपेलर तो ये नीचे इधर भी आ रहा था ना इस तरह, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखें आर आपके पास कितना है, ये R1 है, तो यहाँ पे आप देखें R2 देखें, ये आपके पास, सॉरी ये आपके पास R2, ये आपके पास, इन मशीन में जितना ज्यादा वो करेंगे इसमें आर जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, इसमें आर चेंज हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि यू में चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है। वहां फिर अब सी थीटा की बजाय मेन जो कंट्रीब्यूशन है, जो डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है वो यू की होती है, और इन मशीन को हम रेडियल मशीन बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियल मशीन बोलते हैं। अब ये रेडियल की डायरेक्शन है। अच्छा, जब इसमें हम बात करें तो ना यहाँ पे वो शो नहीं हो रही, जो वो जो थीटा वाली डायरेक्शन है, थीटा वाली डायरेक्शन क्या है, वो ये डायरेक्शन है थीटा वाली, ये थीटा वाली डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ तो रेडियल डायरेक्शन है ना। तो इस तरह ब्लेड को हम जो वो बेसिकली क्या है, उसको इस तरह करके वो इतना ज्यादा उसमें चेंज लेके आते हैं, तो वो सी थीटा में चेंज आ रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इतना ये रेडियल डायरेक्शन में इतना चेंज लेके आ रहा है, ये और ज्यादा कर दें, और ज्यादा कर दें, जितना ज्यादा ये आप कर, इसमें आप कर दें, ये इनको सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं, ये इनको रेडियल मशीन इनको कहते हैं। समझ आई है कुछ? यस सर। चलें, गुड। चले, मैं अभी इसके बाद ये मेरे ख्याल नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बेहतर है। अब ये बेसिक जो है ना आइडियल टर्बाइन इक्वेशन है, ये शुरू से आखिर तक यूज होगी, जब भी टर्बो मशीन से आपका वास्ता पड़ेगा तो इक्वेशन की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको जरा रिपीट भी कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर हम इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ।
चलो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।